हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 हम कल किया था हमने। इस सीरीज में हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज 5वां चैप्टर हमको करना है, ठीक है। तो आज हम करते हैं इसको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, इसको करेंगे। पिछले जी 4 चैप्टर हो चुके हैं, वो जिसने नहीं किया वो उसे कंप्लीट कर ले, तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। ये रहा हमारा चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल। लेसन छोटा है पर अच्छा है, नॉलेजेबल है। देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। यह अद्वितीय ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ पर जीवनदायिनी 3 वस्तुएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? भूमि है, जल है, वायु है। ये तीनों पाई जाती हैं, इसलिए अद्वितीय ग्रह है, जीवनदायिनी है। ये इनसे हमें जीवन मिलता है और किसी ग्रह पे ये सब तीनों चीजें नहीं है। पृथ्वी के भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। भूभाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल सैलों से बना है और सैल और पत्थर और मिट्टी शामिल है। स्थल मंडल जो किससे बना है? ये पत्थर और मिट्टी से जो सेल बनते हैं, वो सेल से मिलकर स्थल मंडल बनता है। क्लियर है? धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। धरातल में जहाँ पे जल होता है उस भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जो तीनों परिमंडल एक दूसरे में संपर्क में आते जैवमंडल कहलाता है। जो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल जो तीनों आपस में इंटरसेप्ट करते हैं, तो उस जगह को कहते हैं जैवमंडल, जहाँ पे हम रहते हैं। देखते हैं जैवमंडल कैसे है, कहाँ पे, समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, ये हो गया ना वायुमंडल, जहाँ पे हवा होती है। स्थलमंडल यानी कि पृथ्वी, जलमंडल यानी कि जल। ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, ऐसे इंटरसेप्ट करती हैं, तो हमारा ये बन जाता है जैवमंडल, ठीक है। ये देखिए, वायुमंडल, ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, जलमंडल नाव चल रही है, स्थलमंडल इसमें हम रहते हैं। ये देखिए, एक दूसरे इंटरसेप्ट कर रही है, और यहाँ पे जैवमंडल हो गया। क्लियर है? पढ़ते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल को भूपर्वतीय या पृथ्वी की ऊपरी सतह को, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जैसे भूपर्वतीय कहते हैं, उसे स्थलमंडल कहते हैं। सतह को भी कहते हैं। इससे पृथ्वी के छोटे बड़े सभी भूखंड शामिल हैं भूपर्वतीय में, स्थलमंडल में, ठीक है। धरातल का लगभग 1/3 भाग भूमि है। 1/3 जो धरातल का है, जो पूरा, उसका 1/3 जो भूमि है। विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार विशाल जलाशय हैं, जिसमें महासागर कहते हैं। महाद्वीप और महासागर दो चीजें हैं। जैसे देख लीजिए, ये है, ये ओशियन क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे, इसमें महासागर और ये महाद्वीप। इसको ऐसे मान लीजिए, महासागर हो गया जो हमारा कटोरा हो गया, और ये प्लेट हो गई जिस पे क्रस्ट महाद्वीप हो गए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, कटोरा वो जिस पे जल भरा हुआ है, महासागर, और ये कॉन्टिनेंटल वो प्लेट जिसमें महाद्वीप है, जिसमें बड़े बड़े भूखंड होते हैं, वो। क्लियर है? संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र का जल सभी जगह एक ही रहता है। संसार के ये तो समुद्र, ये महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जो जल स्तर रहता है एक जैसा रहता है। समुद्र के जल स्तर को समुद्रीय तल कहते हैं। जो समुद्र का जल स्तर होता है, समुद्री तल कहते हैं उसे। हम इसे स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से नापते हैं। जो समुद्र तल की जितनी गहराई हुई, वहां से हम किसी महासागर की ऊंचाई को नापेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट है। पृथ्वी तल से, इसकी मतलब पृथ्वी तल से, जहाँ से समुद्र का तलहटी होती, वहां से नापा जाएगा इसको। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
ये हुई हमारी, इसको हमें याद करना होगा, कितनी है, 8,848 मीटर है। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई, इसको याद करने वाला पॉइंट, इसको रटना है, सीधा एग्जाम में पूछ लेता है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है, जो महासागर है उसमें सबसे जो गहराई वाला गर्त है मैरियाना खाई है, जिसे गर्त भी बोलते हैं, जो सबसे गहरा है ये। समुद्र तल से इसकी गहराई 11,200 मीटर है। कितनी है, समुद्र तल से 11,200, और ये सबसे गहरा है। ठीक है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जो महाद्वीप होते हैं उनकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जबकि महासागरों की 4,000 है। महासागर ज़्यादा गहरे हैं, सीधी सी बात है, ये 4,000 है, ये 700 मीटर है। ठीक है, ये औसत ऊंचाई याद रखने के लिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है औसत ऊंचाई कितनी होती है महासागरों की और महाद्वीपों की। तो महाद्वीपों की कितनी है, 700, और महासागरों की है 400 समुद्र तल से। क्लियर है। अब आ जाते हैं महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप समझेंगे आज। पृथ्वी पर मुख्यतः 7 विशाल भूखंड है, ये महाद्वीप है। भूखंड या महाद्वीप एक ही चीज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एशिया, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे महाद्वीप हेडिंग डालिए आप यहाँ पे, जैसे 1 2 ऐसे करके नोट्स बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसे नोट्स बनाने हैं। एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ठीक है, ये रहा हमारा। पृथ्वी का अधिकांश स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्या था, जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोला, अधिकांश भाग इसमें है, साउथ में। सॉरी, पृथ्वी का अधिकांश भाग नॉर्थ में है, यहाँ पे कल ही तो पढ़ा था हमने। ये साउथ पोल हो गया, ये बीच में जो विषुवत इक्वेटर हो गया 0, और यहाँ पे ये बोला इस भाग में सबसे अधिक भाग है जो महाद्वीपों का सबसे अधिक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं। भारत किस में है, एशिया में। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध ये हुआ ना। ठीक है, कभी कभी यूरोप और एशिया दो अलग महाद्वीप माना जाता था। कभी कभी यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप माना जाता, दोनों एक ही महाद्वीप यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। कभी यूरोप और एशिया दोनों मिलकर होते थे तो उसे यूरेशिया बोलते थे। कभी एक था, कभी इन लोगों को सीधा यूरेशिया बोलते थे। अभी अलग अलग होगा, यूरोप प्लस एशिया, पहले क्या था, यूरेशिया। ये देखिए, ये रहा हमारा एशिया, ये रहा यूरोप, ये दोनों काफी पास पास है ना, तो पहले से यूरेशिया कहते थे। आप यहाँ पे मान लीजिए यूरेशिया, अब ये अलग अलग हो गए। क्लियर है। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था वहाँ पे। सिर्फ यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये चीज याद रखनी है, यूराल पर्वत और यूराल नदी एक दूसरे को अलग करते हैं। इन दोनों के बीच में एक यूराल पर्वत है और एक यूराल नदी है, ये दोनों को अलग करते हैं। पर व्यावहारिक रूप में और एशिया को दो अलग महाद्वीप समझा जाता है। ठीक है, अब इनको अलग समझा जाता है व्यवहारिक रूप में, वैसे हैं ये हिस्सा एक ही, इसे यूरेशिया बोलते हैं। अलग अलग होगा, यूरोप और एशिया हो गए। क्लियर है। एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका। विषुवत वृत्त इसके बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। देखिए कैसे, समझिए, जैसे मान लो ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है, ये हो गया विषुवत वृत्त हमारा, यहीं पे तो होता 0 डिग्री विषुवत वृत्त। अब ये क्या होता है, अब ये ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो ये तो हो गया नॉर्थ पोल और ये होगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आधा इसमें है, आधा इसमें है। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा पर मिलते हैं। पनामा देश है, उसकी जो पूर्व की सीमा है वहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका
पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें हमारा भी देश आता है। और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका जो है उसका थोड़ा उत्तरी गोलार्ध में और अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पूरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया पूरा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक अकेला ऐसा है जो इसमें है, केवल दक्षिण गोलार्ध में, पूरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा महाद्वीप, अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है। अब अंटार्कटिका है, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के समग्र क्षेत्रफल से भी अधिक है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का दोनों का क्षेत्रफल मिला दिया जाए, अंटार्कटिका है वह अकेला इन दोनों पर भारी है। ठीक है। सबसे अधिक है उसका। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके केंद्र में। समझते हैं कैसे दक्षिण ध्रुव इसके केंद्र में। ये हमारा ये क्या हुआ हमारा? यही तो है साउथ पोल। ये इसके केंद्र में, यहाँ पे होगा, ये लगभग केंद्र में स्थित है। यही तो बोला हमारा। क्लियर है। अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका हुआ है। संसार का यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से नहीं बसे हैं। यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि मनुष्य यहाँ पर रह ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे देशों के अनुसंधान केंद्र बनते हैं। हमारे भारत का भी एक अनुसंधान केंद्र है। ये आप हमें बताएंगे कौन सा, कमेंट करके। ठीक है। आप समझते हैं स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं? ठीक है। स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं? धरातल प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है। इसके कुछ भाग बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और समुद्र तल में कई हजार मीटर ऊंचे। धरातल के कुछ भाग समतल हैं और समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। स्थल की इन आकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप में इन्हें पर्वत, पठार, मैदान, 3 वर्गों में रखा गया है। ये धरातल की मुख्य स्थलाकृति हैं। ठीक है। अब समझते हैं पर्वत। सबसे पहले नंबर पर पर्वत क्या होते हैं? ये रहा हमारे रेवा पर्वत। ठीक है। पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा है। पर्वत वही तो होगा, जैसे मान लो मैदान पर है, ये मैदान है, ये आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा है, ऐसा ही तो होता है पर्वत। ठीक है। यह बहुत ऊंची पहाड़ियों का समूह है, लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। जैसे ये है तो बहुत सारी ये फैली तो रहती हैं, इनको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणियां होते हैं। पर्वत में प्रायः समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी यही तो होती है, ऐसे होते हैं, ऐसे, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी फैली होती हैं। हिमालय पर्वत है जो, इसका एक उदाहरण है। इन श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत एक उदाहरण है, जो कि बहुत लंबे तक फैला है। और हिमालय पर्वत क्या है? ऐसा ही तो है, ऐसा ऐसा कहीं पर ऐसा है। ठीक है। क्लियर है। पर्वत भिन्न भिन्न ऊंचाइयों और स्थलाकृतियों में होते हैं। भिन्न भिन्न ऊंचाइयों और स्थलाकृतियों में होते हैं। पर्वतों में यह अंतर मुख्यतः इनकी आयु भिन्नता के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयु में भिन्नता के कारण। हिमालय जैसे पर्वत बहुत ऊंचे हैं और इनके शिखर नुकीले हैं क्योंकि इनकी आयु कम है। दूसरी ओर अरावली पर्वत कम ऊंचाई के हैं, इनको शिखर या गोलाकार हैं। इनके शिखर जो है गोलाकार हैं। इनके नुकीले, हिमालय पर्वत है नुकीला बहुत है इनकी, और जो अरावली है इनके शिखर गोलाकार हैं क्योंकि इसकी आयु बहुत अधिक है। हिमालय पर्वत की कम है तो इनके नुकीले हैं, अरावली की आयु ज्यादा है तो इनके गोलाकार, क्योंकि ये घिस गए हैं। हिमालय पर्वत हमारा ये यंग है, इसमें अभी नॉक है। ठीक है। सीधी सी बात है, जो यंग होगा उसमें नॉक होगी और जो ओल्ड होगा वो घिस जाता है, उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होता है तो वो अपना। ठीक है। अब देखते हैं पठार। पठार क्या होते हैं?
आसपास के नीची भूमि एकदम सीधा उठा हुआ विस्तृत लगभग भूभाग पठार होता है। जैसे मान लो ये भूमि है, इससे थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा और लगभग बहुत लंबाई तक चला गया और समतल ही है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, पठार हो गया। ठीक। कुछ पठार हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार एक अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में क्या है, दक्कन का पठार। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका बहुत बड़े भूभाग के पठार हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। हमारे देश का कौन सा है, दक्कन, इंडिया का, और वर्ल्ड का कौन हो गया, तिब्बत का पठार। ये हमें याद रखना है। अब मैदान क्या होते हैं। अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचे भूभाग को मैदान कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है। कुछ मैदान तो एकदम सपाट होते हैं और कुछ ऊंचे नीचे होते हैं। कुछ मैदान को आपने देखा हो बिल्कुल सपाट होंगे और जो कुछ ऊंचे नीचे होंगे। ठीक है, सब देखा ही है सब लोगों ने। अधिकतर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने। नदियां पर्वत ढालों से नीचे की ओर बहती हैं। जैसे ये नदी है, ये पर्वत से बहती है, नीचे को आई तो ये अपने साथ तमाम अवसाद लाएगी, मिट्टी और कंकड़ पत्थर लेते हुए आएगी। और देखिए इसको पढ़ते हैं, उन पर अपरदन करती है। इन कारणों से अपरदित पदार्थ कंकड़ पत्थर और बालू और कांप या चिकनी मिट्टी को नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं। बहाकर लेके जो नदियां पहाड़ से उतरेंगी वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू चिकनी मिट्टी ये सब लेके आएंगी। नदियां अपने मार्ग में दो और घाटियों में इन पदार्थों का जमाव करती हैं। इसी तरह के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे नदियां आ रही तो अपने साथ तमाम अवसाद लाती हैं, इससे मैदानों का निर्माण होता है। पर वो छोड़ के चली जाती हैं उनसे, वहाँ पे मैदान बन जाते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, गंगा का मैदान है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में हैं, और उसको हम पढ़ेंगे। अब इतना जान लीजिए, ये सब एशिया और उत्तरी अमेरिका में बड़े मैदान हैं जो ऐसी नदियों द्वारा बने, जो नदियों के अवसादों से बने हैं। ठीक है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान एक अच्छा उदाहरण है, इसे आप याद रख सकते हैं। भारत का उत्तर में जो विशाल मैदान बने हुए हैं, तो वो एक इसका उदाहरण है। नदियों द्वारा बनाए गए संसार के कुछ मैदानों को ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है। जलमंडल क्या होता है। धरातल का लगभग 2/3 भाग जल से ढका है। विशाल जलाशय होने के कारण महासागर जलमंडल के प्रमुख अंग हैं। अन्य जलाशय जैसे झील हैं, नदियां हैं, जलमंडल के अंग है ये जलाशय। ठीक। पढ़ते हैं महासागर क्या होते हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, महासागर कहलाते हैं। महासागर क्या होते हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं। विशाल जलाशय के हैं बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से, तो वो क्या है, महासागर है। आकार की दृष्टि से उनका क्रम इस प्रकार है। ये याद करना है अपन लोगों को, ऐसे अलग से बनाना, ऐसे करके पॉइंट एक डालना, ऐसे करके इनका क्रम भी हमें याद रखना होता है। कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं पीटी में इनका। तो नंबर 1 पे कौन है, प्रशांत महासागर। ठीक है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा अंटार्कटिक महासागर, आर्टिक और ये 5वां अंटार्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हैं टोटल, 5। अब इसमें समझते हैं। प्रशांत अंटार्कटिक के चारों ओर प्रशांत अंटार्कटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिण महासागर कहा जाता है। समझिए वो कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये अंटार्कटिक है। ठीक है। इसमें जो
इसके चारों ओर। प्रशांत महासागर थोड़ा मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका थोड़ा भाग आ गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर मान लो यहाँ पे तो इसका थोड़ा भाग यहाँ आ गया। हिंद महासागर मान लो यहाँ तो इसका थोड़ा भाग यहाँ आ गया। इसी प्रकार से इसको दक्षिणी महासागर कहा जाता है, ठीक है। किसको? अंटार्कटिक महासागर को। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इन सब का क्षेत्रफल सबका मिला के चारों का अलग और इसका एक अकेला, ठीक है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है और ये गहरा भी है। प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना खाई संसार की सबसे गहरा समुद्र है। समुद्र तल से ये इसकी गहराई कितनी? मैरियाना गर्त की, इसको हमें याद करने वाली बात है। तो कितनी? 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी महाद्वीप है। समझते हैं कैसे। ये हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इस साइड पे एशिया और इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर है? अटलांटिक महासागर के एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। अब ऐसे भी देख लेते हैं अटलांटिक महासागर को। तो ये रहा हमारा अटलांटिक महासागर। क्या कह रहा था? एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक तरफ अफ्रीका और यूरोप। ये रहा हमारा यूरोप। क्लियर है? इस महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इसी कारण से इसकी लंबाई कौन सी? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तट रेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है। अटलांटिक महासागर जो है अपनी तट रेखा इसकी कटी फटी बहुत है, इसलिए इसकी लंबाई प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तट रेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है। कटी फटी तट रेखाओं पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह संसार का सबसे व्यस्त महासागर है। समझ लीजिए सबसे व्यस्त बंदरगाह की वजह से मान लो ये है, इसकी तट रेखाएं ऐसी हुई, नुकीली हुई मान ले, तो जहाज जो होगा यहाँ पे आके रुक जाएगा। मान लो ये हो गई, ऐसी ऐसी हो गई, तो जहाज यहाँ पे आके रुक जाएगा। ऐसे मान लो कोई जहाज आया तो यहाँ पे रुक गया, तो ये तट रेखाएं ये हेल्पफुल हो जाएंगे उसके लिए रुकने के लिए, इसलिए सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम पर हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम, हमारा देश भारत के नाम पर रखा गया है। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे देश का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो तो अंग्रेज आ गए इसलिए, वरना हम बहुत महान थे पहले से बहुत। इसके उत्तर में एशिया, समझना, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और ये रहा हमारा हिंद महासागर। अंडरस्टूड? यही तो है ये। क्लियर? ईस्ट क्या हो गया? ये हमारा ये नॉर्थ और ये वेस्ट और ये ईस्ट। क्लियर? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अंटार्कटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि नामक, ये समझना, बेरिंग जल संधि याद रखना, बेरिंग जल संधि इसको याद रखना, ये कैसे जुड़ा हुआ है। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हो गया नॉर्थ, ये यहाँ पर है पूरा अटलांटिक, यहाँ पे अटलांटिक होता है, यहाँ पे आर्कटिक और अटलांटिक, ठीक है। आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित होगा, तो मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ पर आर्कटिक होगा, यहाँ पे अटलांटिक होगा, तो ये इसके अंदर स्थित है, इसलिए तो इतना ठंडा रहता है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर की उत्तरी का विस्तार है, इसका उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि से उत्तरी समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से मिला हुआ है, ठीक है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका की उत्तर
तटों पर घिरा हुआ है। ठीक है, ये इसका अधिक भाग वर्ष भर हिमचोटी परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। वर्ष भर हिम की चोटियों से ढका रहेगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर रहते हैं वहां पे, चारों ओर वायु से घिरी हुई, इस आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह धरातल से कम 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। हम धरातल से 1600 किलोमीटर तक चलेंगे, वहां तक ये वायुमंडल हमारा फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है। वास्तव में वायुमंडल लगभग 97% वायु धरातल के निकट है। जो ज्यादातर वायु है लगभग पूरी, केवल 3% को छोड़कर जो धरातल के जो नजदीक है वहां पर है, उसके बाद वायुमंडल है, लेकिन उसका भाग वायु नहीं है, केवल वायु, बस वायुमंडल नाम का बचता। 3% गैसेस रह जाती हैं कुछ। वायुमंडल की ऊंचाई पर यह विरल होती जाती है, बहुत ऊंचाई पर यह इतनी विरल हो जाती है कि वायुमंडल और वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष के बीच स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। ठीक है, वायु में कई गैस हैं, वही है नाइट्रोजन, ये याद रखना होगा। नाइट्रोजन है हमारी, ऑक्सीजन है, मान लो एक मिनट रुक जाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, ये 3 गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है। और भी गैस हैं, लेकिन ये मेन गैसेस हैं। धरातल के निकट वायु इन गैसों का मिश्रण निश्चित अनुपात में रहता है। यह अनुपात याद रख लीजिए। नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस है 1। इनमें और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, आर्गन है, तमाम है। वो हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना याद नहीं रखना है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नाइट्रोजन सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। जितने जीवधारी होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है। वायुमंडल के निचले भाग में जल वाष्प होती है, पृथ्वी पर हिमवर्षा होती है। वर्षा बाद जो जल वाष्प के कारण बादल बनते हैं और उसी से हिमपात होता है। ठीक है, वायु के घनत्व में ऊंचाई के अनुसार अंतर आता जाता है। यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ तेजी से घटती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ेंगे वायु तो घटेगी, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल का तापमान कम होता जाता है। अंडरस्टूड है? वायु में भार होता है, सबको पता है, इसलिए यह धरातल पर दबाव डालती है। इसके भार को हम अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर भी है और भीतर भी है, इसलिए इसका हम दबाव महसूस नहीं करते। तो सामान्य जैसा लगता है, हमें लगता है कि ये कोई बाहर नहीं डालती है, लेकिन वास्तव में जो हवा नीचे की ओर बैठती है, जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो नीचे की ओर आता है ना। धरातल पर वायुमंडल की दबाव की मात्रा स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। वायु दाब के इस अंतर के कारण वायु में उत्पन्न गति उत्पन्न हो जाती है। इसे गतिशील पवनें कहते हैं। पवनों का एक अपना अलग चैप्टर रहेगा, उसमें सारी पवनें डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि वायु में जो गति होती है, उनके कारण जो गति के कारण जो वायु उत्पन्न होती है, उन्हें गतिशील पवनें कहते हैं। अंडरस्टूड? वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, जिसके कारण दिन और रात के तापमानों में अधिक अंतर नहीं हो पाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो चंद्रमा की भांति दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। वहाँ पे हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। जो वायुमंडल है, जो हमारे कंबल का काम करता है, कंबल बोले तो एसी का काम करता है। जैसे एसी है, हमें जब सर्दी ज़्यादा लग रही तो उसे गर्मी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब गर्मी होती है तो हम उसको सर्दी में कूलिंग एसी कर लेते हैं, तो कूलिंग का काम करती है। उसी तरह ये वायुमंडल कंबल का कार्य करता है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट रह जाता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, थोड़ा जैव मंडल को समझते हैं। जैव मंडल हमने शुरुआत में समझा था, ये तीनों का मिश्रण होता है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर इन तीनों से मिलकर जैव मंडल बनता है। थोड़ा और समझ लेते हैं इसमें। धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूमि जलवायु और एक दूसरे संपर्क में आते हैं। इस सीमित क्षेत्र जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ आता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव पाए जाते हैं। यहाँ
क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे तक जलवायु में फैला होता है, इसे जैवमंडल कहते हैं। हम लोगों ने फिगर में देखा था ना, यह पृथ्वी का अनुपम लक्षण है। जीव सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े वृक्ष अथवा विशालकाय हवेल और हाथी के आकार तक होते हैं। हाँ, ये रह जलमंडल, ये स्थल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, ये सब तीनों मिलकर यहाँ पे ये तीनों होते हैं जलमंडल। उसमें हम और क्लियर देखा था, ये ओल्ड एनसीईआरटी तो उसमें इतना क्लियर होता नहीं है। इन सभी के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पहला वनस्पति जगत और दूसरा प्राणी जगत। जयमंडल में पृथ्वी, जयमंडल में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। यही तो है जो इन सबका नाश करता है, इन सबका उपयोग करता है ना। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य। मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। ये जो प्रकृति के नियम है उनसे छेड़खानी कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि वनों को काट रहा है, कि वनों से तो पानी होती है, इस पूरा संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और वही हमारा थोड़ा इसमें क्वेश्चन देखेंगे और अभी की पॉइंट देखेंगे। बस एक सेकंड और लेंगे हम आपका। ये होगा हमारे की पॉइंट। स्थल मंडल क्या होता है, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल, इनको आप लोग पढ़ लेना। अभी हम लोगों ने अच्छे से किया है, की पॉइंट्स हैं ये। और क्वेश्चन भी देखते हैं फटाफट। ये कोशिश करना, इनको करने की कोशिश करना, जितना भी उल्टा सीधा लिखना, कुछ तो लिखना ही लिखना। ये वह भूखंड के आसपास का ये शब्दों को पारिभाषिक शब्दों में लिखना है। वह भूखंड जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था, क्या ऊंचा होता है, पर्वत जो आसपास के भूखंडों से बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे ही आप ये सब करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब ये हमारी सीरीज ख़त्म हो गई, अब हम मैपिंग की ओर बढ़ेंगे। जो अफ्रीका देश है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था ना ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तो उसको बड़ी सावधानी से करना होगा। और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका की जलवायु और साधन और उनका उपयोग कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।